धिक्कार! भारती जी के आंसू लगातार बह रहे थे। अस्पताल के बाहर अकेली बैठी उनकी सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बूढ़ी आंखों पे लगा चश्मा भीग रहा था, जिसे उतार कर वो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पोंछ रही थी। अंदर उनके पति कैलाश जी का ऑपरेशन चल रहा था और उनकी सासों के लिए लगातार अपने इष्ट देवता से प्रार्थना की जा रही थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उनके मुंह में दो निवाला देने वाला, उनके आंसू पोंछने वाला, उन्हें सहारा देने वाला जब अपने बेटे ही पराए हो गए तो वो किस रिश्तेदार से आस लगाते। कैलाश जी दिल की बीमारी से लगातार जूझ रहे थे। कल रात ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो पड़ोसी की सहायता से उन्हें अस्पताल में ले आए। वो सब भी अपने काम धंधे पे ये कहकर लौट गए कि माँ जी अपने बेटे को बुला लीजिए। उन्होंने मोबाइल से फ़ोन किया पर फ़ोन बार बार काटा जा रहा था, तो उन्होंने फिर से किया नहीं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर आए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सालों का साथ एक पल में छूट गया। पति के जाने पर एक पत्नी को कितना दर्द होता है, दुख होता है, वो शब्दों में लिखना संभव नहीं है। आज वो अकेली ही इस दुख से गुजर रही थी। उनके घर तक सिर्फ पहुंचा दिया गया और पड़ोसी उनके बेटे के आने का इंतजार करने लगे। एक बेटा तो घंटे 2 घंटे की ही दूरी पर रहता था और दूसरा विदेश रहता था। सुबह से शाम हो गई पर पास में रहा बेटा का कहीं अता पता नहीं था। उनकी बूढ़ी आंखें भी थक गई थी। आखिर उन्होंने ही अपने पति को मुखाग्नि देने का निर्णय लिया। तभी सब रिश्तेदार और पड़ोसी बातें करने लगे। जब बेटे हैं तो बेटे ही मुखाग्नि देंगे, किसी पत्नी को तो पति को मुखाग्नि देते हुए नहीं सुना है और नहीं देखा है। इधर भारती जी पुरानी बातें याद करके रोए जा रही थी। परिवार की इकलौती बेटी भारती अलहर उम्र में कैलाश जी के साथ ब्याह कर दी गई थी। ससुराल में सबका बहुत प्यार मिला। भारती ने अपने काम और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। कैलाश जी का घर उन्होंने पूरी समझदारी के साथ चलाया था। समय के साथ वो 2 बेटों की माँ बन गई थी। 2 बेटे की माँ है, बुढ़ापे में राज करेगी। सभी भारती जी के भाग्य की सराहना करते थे। उन्होंने भी अपने बड़ा बेटा विकास पढ़ाई में होशियार था। इंजीनियरिंग करके भी विदेश में ही रहने लगा था और वही की लड़की से उसने शादी भी कर ली थी। छोटा बेटा सुरेश पढ़ाई में सामान्य था। अपनी पढ़ाई पूरी करके व्यापार में समय दिया और उसका व्यापार चारों ओर फैल गया और वो भी अपने परिवार को लेकर बड़े शहर में बस गया था। अधिकांश बिजनेस टूर पर रहता था। भारती जी और कैलाश जी घर में अकेले रह गए थे। दोनों बेटी अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर वो दोनों ही अपने माता पिता को अपने पास में नहीं बुलाते थे। उनकी पत्नियां दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। विकास का कहना था कि यहाँ विदेश में हमारा रहना ही मुश्किल है, इतनी महंगाई है तो हम तो माँ बाबूजी को अपने पास नहीं रख सकते हैं। उधर सुरेश का कहना था कि जब बड़े भैया ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मैं क्यों माँ बाबूजी की सेवा करूं। दोनों आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई सहायता नहीं देते थे। 2 बेटों की माँ राज करेगी, ये बातें याद आते ही भारती जी की आंखें भीग आती थी। आखिर भारती जी ने ही अपने पति को मुखाग्नि दी और पति की तेरहवीं चल रही थी कि अचानक देखा दोनों बेटे सामने खड़े थे। उनकी नजरें अपनी बहू और पोते पोतियों को ढूंढ रही थी, पर वो दोनों अकेले ही आए थे। भारती जी एकदम पत्थर हो गई। उनके आंसू भी सूख चुके थे। वे एकदम तेज आवाज में बोली, धिक्कार है तुम लोगों पर जो अपने पिता की बीमारी में उन्हें संभालने नहीं आए। उनकी मृत्यु हो गई, अंतिम दर्शन करने नहीं आए, अपनी माँ के आंसू पोंछने नहीं आए, तो आप किस लिए आए हो। तुम दोनों वहीं खड़े रहो, अंदर कदम रखने की ज़रूरत नहीं है।
माँ मैं तो विदेश में था, कैसे आता? अब पिताजी तो जा चुके हैं थे, तब आता या अब आया उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने सोचा सारे काम एक साथ ही निपटा आऊँगा। विकास ने कहा। माँ बड़े भैया नहीं आए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, तो मेरी भी मजबूरी थी। बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग थी, मैं नहीं जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। अब तो आप आ गए हूँ। सुरेश भावशून्य होकर बोला। धिक्कार है मेरी कोख पर जो मैंने तुम जैसे नालायकों को जन्म दिया। विकास तू इतना भी दूर नहीं रहता है कि एक दिन में नहीं आ सके, और सुरेश तू तो पास में भी रहकर नहीं आया, तो अब तुम दोनों क्या लेने आए हो? अब तो सब काम खत्म हो चुके हैं, अब मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। भारती जी ने उसी तेज स्वर में कहा। माँ हम दोनों जायदाद का बंटवारा लेने आए हैं, आज सभी रिश्तेदार भी हैं, इनके सामने ही फैसला हो जाएगा। बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब बातें बनाएंगे। विकास भैया तो चले जाएंगे, मुझे ही सुनना पड़ेगा। सुरेश बोला। कौन सी जायदाद, कौन सा बंटवारा? यहाँ कुछ भी तो हो नहीं रहा। भारती जी ने बोला। माँ पिताजी के खेत थे और ये घर भी है। हमें 2 दिन पहले ही पता चला कि यहाँ थोड़े किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बन रहा है और हमारा घर और खेत बीच में आ रहा है। हमें सरकार से चौगुनी धनराशि मिलेगी। आप अकेले कैसे इतने सारे करोड़ों रुपए संभालोगी? आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। विकास बोला। ये सुनकर भारती जी हंसने लगे। अगर यहाँ एक एयरपोर्ट भी नहीं आता तो तुम दोनों तो आते ही नहीं। मैंने अपने बीमार पति के शिव को अकेले संभाल लिया तो मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ। मैंने अपना बुढ़ापा अकेले संभाल लिया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर, ये खेत, करोड़ों का रुपया मैं खुद संभाल लूँगी। मैं ये सब वृद्ध आश्रम में दान करके जाऊँगी, क्योंकि तुम जैसे बेटे जिस माता पिता के हो, चाहे वो उनका अंतिम सहारा वृद्ध आश्रम ही तो होता है। और उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों बेटे माँ का ये रूप देखकर दंग रह गए और चुपचाप चले गए। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।